नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। और आप जानते हैं मैंने मणिपुर पर 7 दिन 7 कहानियां जो नई सीरीज शुरू की है, आज उसकी तीसरी कड़ी। पहले के जो वीडियोज हैं उसे आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आभार, धन्यवाद। और शुरू करने से पहले मैं आपको करीब 44 साल पहले ले जाऊंगा। 1979 में एहसास नामक एक फिल्म आई थी, राकेश बेदी अभिनीत, और उसमें शैलेंद्र सिंह और किशोर कुमार ने एक गाना गाया था। गाने के बोल कुछ यूँ थे, जो ना छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में वो पड़े, उनकी मुश्किलों का किसी को एहसास नहीं। आप कहेंगे मणिपुर से अचानक 44 साल पहले के इस गाने का क्या तुक है। दरअसल आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो इस गाने को चरितार्थ करता है। आज यही गाने की स्थिति है मणिपुर में रहने वाले उन बाहरी लोगों की जो न मैतेई हैं और न कुकी हैं। लेकिन 3 महीने से इन दोनों समुदाय के बीच जो हिंसा जारी है, तो बाहरी लोग इन चक्की के इन दो पार्टों के बीच पिसने पर मजबूर हैं। बाहरी वहाँ कहा जाता है, आप जानते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि इलाकों से जाकर रोजी रोटी की तलाश में वहाँ बसने या कारोबार करने वाले लोगों को बाहरी कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पर दरभंगा जिले से रोजी रोटी की तलाश में इस सदी के शुरुआती दशक में पहुंचे थे। 3 दिनों का दुर्गम सफ़र कर, पहले दीमापुर ट्रेन से और वहां से 8 घंटे के पहाड़ी उबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर सफ़र कर इम्फाल, और वहां से और 3 घंटे बाद म्यांमार सीमा से लगे कस्बे मोरे में। और उन्होंने, ये पंकज राय थे, बिहार के रहने वाले, उन्होंने देखा कि यहाँ दिक्कतें हैं, तो उन्होंने एक मैतेई महिला से शादी कर ली थी और वहाँ अपनी दुकान खोल ली थी। और लंबे समय से परिवार बाल बच्चों के साथ आसान जिंदगी बिता रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह गृहस्थी उनका घर जला देगी, और घर तो जलाया ही, परिवार को भी बांट देगी। शुरुआती दौर में हुई हिंसा के बाद उनकी मैतेई पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ इम्फाल घाटी लौट गई है। लौटना तो पंकज भी चाहते थे, लेकिन अपनी जमा पूंजी से खोली गई दुकान के मोह ने उनको लौटने नहीं दिया। नतीजतन इस समय वो अकेले चूल्हा चौका करने पर मजबूर हैं। पंकज बताते हैं कि बिना किसी कसूर के हम चक्की के 2 पार्टों के बीच पिसने पर मजबूर हैं। हम तो न घर के रहे न घाट के, 20 साल से यही हमारा घर था, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। वे सवाल कहते हैं कि पता नहीं हमारा जीवन पटरी पर कब तक आएगा। हालांकि जो दोनों तबकों के बीच खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि पंकज को अनुमान नहीं है कि ऐसा कब तक होगा, जीवन सामान्य कब तक होगा। कुकी बहुल मोरे से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी तक 1000 से ज़्यादा लोग पंकज जैसी हालत में ही फंसे हैं। राज्य में बाहरी लोगों की अच्छी खासी तादाद है। कुछ ने कारोबार की और रोजगार की सुगमता के लिए स्थानीय मैतेई या कुकी महिलाओं से शादी कर घर बसा लिया था। अब दुश्मन के इलाकों में रहने वाले ऐसे ज़्यादातर लोग या तो बेघर हो चुके हैं या उनका परिवार 2 हिस्सों में बंट गया है। दुश्मन के इलाकों यानी कुकी लोगों के लिए मैतेई बहुल इलाके और मैतेई के लिए कुकी बहुल इलाके। कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए सरकार या दूसरे संगठनों की ओर से खोले गए राहत शिविर ही बीते करीब 3 महीनों से घर बने हुए हैं। स्थानीय महिलाओं से शादी करने वालों के अलावा इम्फाल से मोरे तक ऐसे लोगों की भी भारी तादाद है जो बिहार, असम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से अपने परिवार के साथ दशकों से राज्य में रह रहे हैं। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल के एक राहत शिविर में रहने वाले धनंजय सिंह बताते हैं कि
उन्होंने एक कुकी युवती से शादी की थी। जिंदगी बेहद खुशहाल चल रही थी, लेकिन इस हिंसा ने जीवन को तिनके की तरह बिखेर दिया। हिंसा शुरू होने पर जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने से पहले उनको कुछ भी लेने का मौका नहीं मिला। उस समय जान बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, और अब वो राहत शिविर में सुनहरे अतीत और अनिश्चित भविष्य के बीच दिन काट रहे हैं। बीते करीब 18 साल से मोरे कस्बे में, जो म्यांमार की सीमा पर है, वहाँ किराने की दुकान चलाने वाले राम अवधेश कहते हैं कि कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा बंद हो गई तो रोजी रोटी तो पहले से ही खतरे में थी। अब मई में शुरू हुई हिंसा ने जान पर भी संकट पैदा कर दिया है। हालांकि मैतेई या कुकी लोगों से इन बाहरी लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है, और अब तक हिंसा में ऐसे किसी लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचा है। लेकिन राम अवधेश का सवाल है कि बंदूक से निकली गोली जाति और धर्म कहाँ देखती है। यहाँ मजदूरी करने वाले बिहार के कुछ लोग सुरक्षा बलों की सहायता से गांव लौट गए हैं। कुछ लोग जो पहले शादी ब्याह और खेती के चक्कर में गांव गए थे, उन्होंने अपनी वापसी अनिश्चित काल तक के लिए टाल दी है। और लेकिन भले नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन हिंसा के शुरुआत के बाद ऐसे बाहरी लोग आतंक के साए में जीने पर मजबूर हैं। मोटे अनुमान के मुताबिक राज्य में ऐसे लोगों की तादाद 10,000 से ज़्यादा है। इनमें बंगाली और मारवाड़ी के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और म्यांमार से दशकों पहले लौटे तमिल समुदाय के लोग शामिल हैं। कुकी जनजाति बहुल मोरे की करीब 20,000 की आबादी में 2,000 से ज़्यादा लोग बाहरी हैं। यहाँ रहने वाले बर्मा मूल के तमिल समुदाय के संगठन तमिल संगम के सचिव ख्वाजा मोइनुद्दीन बताते हैं, पहले कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा बंद हुई और फिर म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के कारण हम रोजी रोटी के लिए पूरी तरह सीमा पार के कारोबार, सीमा पार से जो लोग आते थे उनकी खरीद फरोख्त और सीमा पार से होने वाले कारोबार पर निर्भर थे। लेकिन कारोबार तो पहले ही चौपट हो गया। रही सही कसर इस जातीय हिंसा ने पूरी कर दी है। असम के रहने वाले प्रदीप शुक्ल वैद्य कई दशकों से मोरे में दुकान चलाते हैं। प्रदीप बताते हैं कि शुरुआत में हम लोग काफ़ी डर गए थे, लेकिन खुद को घरों में कैद रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। यहाँ से निकलने का रास्ता भी पर्वतीय इलाकों से होकर ही इम्फॉल जाता है, और सबसे ज़्यादा जहाँ हिंसा और आगजनी हुई, जहाँ से पूरी घटना शुरू हुई, वो चूड़ाचांदपुर भी मोरे और इम्फॉल के बीच में ही है। वह बताते हैं कि स्थानीय लोगों और पुलिस ने उनको सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया था, लेकिन जब दशकों का भाईचारा और सामाजिक ताना बाना पल भर में छिन्न भिन्न होता नजर आ रहा था, तो भला हमें भरोसा कैसे होता। स्थानीय लोगों को तो खुद ही अपनी जान के लाले पड़े थे। मोरे में मिठाई की दुकान चलाने वाले समस्तीपुर के सुरेश कुमार बताते हैं कि शुरुआत में हम काफ़ी डर गए थे। कई दिनों तक दुकान बंद रखी थी। हर पल जान का डर सता रहा था, लेकिन यहाँ से घर लौटना भी आसान नहीं था। यहाँ से पहले 3 घंटे के सफ़र के बाद इम्फॉल और वहाँ से 8 घंटे का सफ़र कर ट्रेन पकड़ने के लिए नागालैंड के दीमापुर शहर तक जाना पड़ता था। और घर में तो फिर भी सुरक्षित हैं, लेकिन रास्ते का क्या भरोसा, इसलिए हमने यहीं रहने का फैसला किया। इम्फॉल के मुख्य बाजार में दुकान चलाने या दूसरी दुकानों में काम करने वाले सैकड़ों लोगों ने भी खुद को घरों में कैद कर दिया था। हालांकि मणिपुरी मालिकों ने उनको सुरक्षा का भरोसा दिया था, लेकिन एक कामगार विजय कहते हैं कि जब मैतेई तबके के इन मालिकों की अपनी सुरक्षा का ही ठिकाना नहीं था, तो वे भला दूसरों को सुरक्षा कैसे दे सकते थे। बात फिर घूम फिर कर वहीं अटक गई कि अपने गांव के लिए निकलना ज़्यादा खतरनाक है। आप जानते हैं, मणिपुर की जातीय हिंसा ने 50,000 से ज़्यादा लोगों को बेघर कर दिया है, उनमें यह बाहरी लोग भी शामिल हैं। इम्फॉल के एक राहत शिविर में रहने वाले जय सिंह अपने परिवार के साथ कुकी बहुल कांगपोकपी जिले में रहते थे। हिंसा शुरू होने के बाद किसी तरह 5 सदस्यों का यह परिवार सुरक्षा बलों की सहायता से जान बचाकर राहत शिविर तक पहुंचा था। वह कहते हैं कि फिलहाल तो घर वापसी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती।
दरअसल यह पूर्वोत्तर राज्य 3 महीने से जातीय हिंसा, आगजनी और सांप्रदायिक विद्वेष की एक ऐसी भूल भुलैया में फंसा है जिससे बाहर निकलने का रास्ता किसी को नहीं सूझ रहा है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार को भी बाहर निकलने का रास्ता तलाशने में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहर से जितना नजर आता है, जमीनी हालत उससे कहीं ज़्यादा खराब है। इस समस्या का समाधान तो केंद्र सरकार के पास है, लेकिन वह कोई पहल करने या सलाह देने की बजाय सिर्फ सुरक्षा बल ही भेज रही है। तो ये एक नई तरह की कहानी थी। मैंने सोचा आपको जानना चाहिए बाहरी लोग किस दशा में फंसे हैं दो तबके की लड़ाई में। और आखिर में आपसे अनुरोध, आखिर तक देखें वीडियो और जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।